जय हिंद दोस्तों। 12 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक हाइपरलूप तकनीकी से संबंधित है। इस तकनीकी को अनुप्रयोग में लाने वाली कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने अमेरिका के लास वेगास में हाइपरलूप पॉड में पहली बार मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इस परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से इस तकनीकी को यानी हाइपरलूप तकनीकी को मानव उपयोग के लिए शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है। यह परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ था, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि हाइपरलूप पर 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आवागमन संभव बनाया जा सकता है। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी ने कम रफ्तार की वजह, ये जो परीक्षण में कम रफ्तार आई है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की आई है, उसकी वजह छोटे मार्ग को बताया है। कंपनी के अनुसार 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के लिए मार्ग का कम से कम 100 किलोमीटर लंबा होना आवश्यक है। इतना लंबा मार्ग रहेगा तो जितनी अधिकतम स्पीड कंपनी के द्वारा बताई जा रही है वो उसे प्राप्त करना संभव रहेगा। ये परीक्षण 2025 तक सफलतापूर्वक पूरे हो जाने की संभावना है। और जब परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे उसके बाद इन्हें आम नागरिकों के उपयोग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इस तकनीकी के विकास से परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और लंबी दूरी समय करने में जो बहुत अधिक समय लगता था वो समय घट करके बहुत कम हो जाएगा। और अमेरिका में पहली हाइपरलूप ट्रेन चलाने की संभावना जो है वो 2030 तक है, यानी अमेरिका में 2030 तक पहले हाइपरलूप ट्रेन चलने की संभावना है। और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन चलाने की जो योजना है वो भारत में चलाने की बन रही है और ये मुंबई और पुणे के बीच में संचालित की जाएगी। इसके अलावा भारत में जो प्रोजेक्ट बने हैं हाइपरलूप के लिए उसमें अमृतसर से चंडीगढ़ का मार्ग है, वहाँ पर हाइपरलूप का विकास किया जाएगा। और भोपाल से इंदौर जबलपुर का जो मार्ग है उस पर भी हाइपरलूप तकनीकी को प्रयोग में ला करके परिवहन को और अधिक सुगम बनाने की प्रयास है, सुगम बनाने की योजना है। अब थोड़ा हाइपरलूप तकनीकी के बारे में समझ लेते हैं कि हाइपरलूप तकनीकी है क्या। इसको साधारण शब्दों में ऐसा समझिए कि एक तरह की ट्रेन ही होती है, लेकिन ट्रेन एक खास ट्यूब में चलती है। जैसे आप मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं तो लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हैं और लिफ्ट के चारों तरफ दीवार होती है और उस दीवार के भीतर ही लिफ्ट ऊपर नीचे होती है। लिफ्ट को सहारा देने के लिए जैसे तारों का प्रयोग किया जाता है वैसे इसमें तारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिफ्ट में आप ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन इस हाइपरलूप में आप आगे पीछे जाएंगे और इसके लिए एक खास ट्यूब बनाया जाता है। जैसे पानी ले जाने के लिए मोटे मोटे पाइपों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही ट्यूब होते हैं और उसके अंदर पॉड्स होते हैं जिस पर यात्रियों के बैठने की सुविधा दी जाती है या यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की जाती है। और इस ट्यूब के अंदर इन पॉड्स को मैग्नेटिक एनर्जी से चलाया जाता है और अंदर होने वाले घर्षण को कम करने के लिए या घर्षण को रोकने के लिए ट्यूब के अंदर से हवा निकाल दी जाती है, ताकि घर्षण जब कम होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और इस हाइपरलूप तकनीकी में अधिकतम स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की प्राप्त की जा सकती है। और इस तकनीकी का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा सिद्धांत 2013 में एलन मस्क लेके आए थे। उन्होंने बताया था कि एयरलेस ट्यूब के माध्यम से यातायात को बहुत ज़्यादा तेज़ किया जा सकता है। और आगे चलकर 2014 में हाइपरलूप टेस्ला और एलन मस्क के संयुक्त प्रयोजन से प्रोजेक्ट शुरू हो गया और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया वर्जिन कंपनी ने। अब वर्तमान में यही कंपनी इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को पूरी तरह देख रही है। एलन मस्क के बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे, नाम ज़रूर सुना होगा। इन्होंने स्पेस एक्स एक कंपनी बनाई है और इनकी भविष्य की योजना, जिसे महत्वाकांक्षी योजना के रूप में जाना जा रहा है, एक तो ये हाइपरलूप तकनीकी और दूसरी अंतरिक्ष में बस्तियां बनाने की इनकी योजना है। ये सामान्य समय से आगे की सोच रखते हैं, इस कारण इन्हें सदी से आगे का इंसान कहा गया है, यानी अगली सदी का इंसान कहा गया है। इनके बारे में ज़रूर जानते रहिए, ये काफ़ी मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित है। 2019 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का दूसरा संस्करण था, यानी दूसरा पुरस्कार वितरण समारोह था।
जिसे कोरोना के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, या कह सकते हैं कि आभासी मंच के माध्यम से आयोजित किया गया था इस पुरस्कार को, जो कि 11 और 12 नवंबर को किया गया था। अब ये पुरस्कार जो संस्था देती है वो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। इस पुरस्कार वितरण समारोह में 11 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में एम वेंकैया नायडू होंगे और 12 नवंबर को जो मुख्य अतिथि होंगे वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होंगे। और इन दोनों दिन विशेष अतिथि के रूप में जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है वो एक पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी। ये दोनों दिन विशेष अतिथि के रूप में पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहेंगे। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार कुल मिला के 16 श्रेणियों में दिया जाएगा और 98 विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिनमें से 3 श्रेणियां ऐसी हैं जिनको नगद पुरस्कार नहीं मिलेगा, बाकी सबको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इन 3 श्रेणियों में कौन कौन सी हैं? सर्वश्रेष्ठ राज्य को, सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ जल नियामक प्राधिकरण को नकद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बाकी की 13 श्रेणियों में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी की बात करें तो सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में तमिलनाडु को पुरस्कार मिला है और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। और सर्वश्रेष्ठ जिले में उधमपुर जिले को मिला हुआ है। इन पुरस्कारों के वितरण के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुत्थान के पूर्व सचिव शशि शेखर थे। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो बेहतर काम करें, सराहनीय कार्य करें, तो उन व्यक्तियों को और संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए और पानी के महत्व के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता फैलाई जा सके और लोगों को सर्वोत्तम पानी के प्रयोग के जो तरीके हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि पानी की अनावश्यक बर्बादी ना हो। क्योंकि वर्तमान में भारत में पानी तो पर्याप्त है लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है और इसी कारण सरकारें जल संरक्षण के लिए तमाम मिशन चला रही हैं और लोगों को तरह तरह से जागरूक कर रही हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक डिजिटल या फिर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नियंत्रण से संबंधित हैं। अभी तक डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून या फिर कोई भी संगठन नहीं है। तो इसी कारण डिजिटल या फिर ऑनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ले आया गया है। इस फैक्ट को या इस करंट अफेयर को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये IAS के प्रीलिम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है। या तो इसे ऐसे पूछ सकता है कि जो डिजिटल या फिर ऑनलाइन कंटेंट है उसके नियंत्रण के लिए अभी तक कोई भी संस्था नहीं है, या फिर पूछ सकता है कि डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए या डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए उसे किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो डिजिटल ऑनलाइन मीडिया है उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है ताकि उसकी सटीक निगरानी की जा सके और इस नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके। इसके लिए फिल्म्स, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, न्यूज़, समाचार और करंट अफेयर जैसे कंटेंट को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची, जो कार्य आवंटन के लिए दूसरी अनुसूची है, उसके नियम 1961 में संशोधन किया गया है। अब इन ऑनलाइन कंटेंट के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाने से जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, MX प्लेयर हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया और हॉटस्टार, ये सभी अब कंट्रोल किए जा सकेंगे। अभी तक क्या था, इस पर जो भी कंटेंट डाला जाता था उस पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ये प्लेटफॉर्म मनचाहे तरीके से कंटेंट को बनाकर डाल देते थे। अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इनके लिए गाइडलाइन जारी होगी और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत ही, उसी गाइडलाइन की सीमा में रह कर के ही ये कंटेंट को पब्लिश कर पाएंगे। ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। और इस करंट अफेयर के इस पहले पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि जो डिजिटल ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन कंटेंट है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा निकाय बनाया गया है। तो याद रखिएगा
कि डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत निगरानी के लिए उसे रखा गया है। अब अगला टॉपिक खेल से संबंधित है। IPL 2020 का जो IPL का फाइनल जीता है वो मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है और कुल अभी तक वो 5 बार IPL का फाइनल जीत चुका है। कभी कभार इस टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं, इसलिए इस करेंट अफेयर को शामिल कर लिया है। जिसमें देख लेते हैं, जो लोकेश राहुल ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे। इन्होंने IPL 2020 में सबसे अधिक रन बनाए, 670 रन बनाए हैं। और IPL पूरी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप से सम्मानित किया जाता है। और पूरी सीरीज़ में जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसके लिए पर्पल कैप दी जाती है, उसे पर्पल कैप दी जाती है। और जो IPL 2020 में पर्पल कैप पाए हैं वो कागिसो रबाडा हैं। ये दिल्ली कैपिटल टीम से खेलते थे। और राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर को IPL 2020 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में जाना गया। ये जो IPL 2020 था, IPL 2020 का संस्करण था, ये IPL का 13वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी और इसकी शुरुआत BCCI के द्वारा की गई थी, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI की भी स्थापना देख लीजिए 1928 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में, याद रखिएगा। कोरोना की वजह से इसे लेट शुरू किया गया था और भारत से बाहर करवाया गया था। IPL को चीन की एक मोबाइल कंपनी है वीवो स्पॉन्सर करती थी, लेकिन भारत और चीन के जो सैनिक विवाद हुआ था उसके नाते चीन की कंपनी से स्पॉन्सरशिप छीन ली गई थी और ड्रीम 11 को दे दी गई थी। तो IPL 2020 का जो स्पॉन्सर था वो ड्रीम 11 था, इसे याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगले करंट अफेयर में चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। ये चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। ये जो 6G संचार परीक्षण उपग्रह है इसको 12 अन्य उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च किया गया है। ये 12 उपग्रहों में तो 3 तो चीन के ही हैं और अर्जेंटीना के बाकी 10 हैं। जिसे अर्जेंटीना की एक कंपनी है सैटलॉजिक, उसने 10 उपग्रहों को डेवलप किया था और उसके साथ चीन के 3 उपग्रह थे। तो कुल मिला के 13 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। देखिए जो 6G टेक्नोलॉजी है, ये जो 5G जो भारत में भी नहीं है, ये 2021 में आने वाली है, इसकी तुलना में 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। फर्स्ट G 1980 में आया था और 2020 ख़त्म होते होते चीन ने 6वें जनरेशन का इंटरनेट शुरू करने की योजना बना ली है। पहली पीढ़ी का जो इंटरनेट शुरू हुआ था 1980 में शुरू हुआ था, जिसमें कॉलिंग होती थी केवल। और उसके बाद 2G आया। 2G में कॉलिंग के साथ मैसेजिंग की सुविधा भी कंपनियां देने लगी। 2G के बाद 3G आया, उसमें कॉलिंग मैसेजिंग के साथ साथ वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा देने लगी। लेकिन उसमें जो अधिकतम स्पीड थी वो 2 Mbps की थी। फिर आगे चल के 2008 में 4G लॉन्च हुआ और 4G के लॉन्च होते ही इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आ गई। वर्तमान में लगभग सभी लोगों की इंटरनेट तक पहुंच बन गई है। अब 2021 में 5G को लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। 2021 तक भारत में 5G आ जाएगा, जबकि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पहले से ही 5G तकनीकी चल रही है, यानी वहाँ लोगों को ज़्यादा तेज़ इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। संभावना ये है कि ये जो 5G है ये 4G की तुलना में बहुत अधिक तेज़ होगा। लगभग 1 GB पर सेकेंड की स्पीड से 5G से प्राप्त होने की संभावना है। अब देखते हैं जब 2021 में आ जाएगा तो वास्तविकता में कितना खरा उतर पाता है। वर्तमान में जो 4G चल रहा है उसमें 45 से 50 Mbps की स्पीड कंपनियां दिखा रही हैं और देने का दावा कर रही हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 12 नवंबर को एक फेमस पर्सन है डॉक्टर सलीम अली। ये 1896 में पैदा हुए थे और इन्हें
पक्षियों के बारे में लगभग सारे पक्षियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी और इसी कारण भारत में इन्हें पक्षी मानव के नाम से जाना जाता था। पक्षियों से बहुत अधिक लगाव होने के कारण, पक्षियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी होने के कारण और पक्षियों के संरक्षण की दिशा में बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास किए जाने के कारण भारत ने इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त इनकी स्मृति में, इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया है सरकार ने। और भारतीय सरकार ने डॉक्टर सलीम अली को 1958 में पद्म भूषण और आगे चलकर 1976 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इन्होंने तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस किताब थी वो बर्ड्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बर्ड्स ऑफ इंडिया सलीम अली ने लिखी थी, जो काफ़ी फेमस बुक रही है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहिए और ईमानदारी से अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।